हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार आप लोग को अप्लाइड मैकेनिक्स के क्लास का में स्वागत करता हूं। और आज आप लोग को हम अप्लाइड मैकेनिक्स की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। सिलेबस देखा जाए तो हमारा टोटल सिलेबस में इंट्रो सबसे नंबर 1 पे आता है, फिर आता है फोर्स एनालिसिस, फिर मूवमेंट, फिर घर्षण, फिर मशीन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इंट्रो होना उसका बहुत ज़रूरी होता है कि इसको क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसमें स्टडी क्या करना है, इसमें समझना क्या है। तो आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हम लोग तुरंत के तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट को वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये ब्रांच ऑफ साइंस होता है और विज्ञान की वह शाखा मैकेनिक्स कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। और स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स से नाम से ही पता लग रहा है कोई बॉडी जो रेस्ट पे हो, उसमें क्या होता है कि जो रेस्ट पे हो और हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम लोग स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। और डायनेमिक में क्या स्टडी करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारा मोशन में है और मोशन में उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट करता है हम उसका स्टडी करते हैं। फिर इसी डायनेमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होगा कि जो हमारा इसमें क्या होता है, केवल गति मात्र का अध्ययन किया जाता है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसके खाली मोशन का स्टडी किया जाए तो उसको शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और बल गति विज्ञान काइनेटिक्स को हम लोग जिसमें कि अंतर्गत वस्तुओं की गति के साथ साथ बल तथा द्रव्यमान का भी अध्ययन किया जाता है, उसे काइनेमेटिक्स बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है, एक्चुअली में इसका डेफिनेशन ये है, ये इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं के संबंधित अज्ञात बलों एवं यांत्रिकी की समस्याओं को हल किया जाता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, जो अज्ञात बलों एवं उनकी यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है उसे अप्लाइड मैकेनिक्स कहा जाता है। क्लियर। हमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी है जो हमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन एक बार मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। जो इम्पोर्टेंस हमारा डेफिनेशन है वो ये है कि हमारा द्रव्य तथा पदार्थ का वह जो हमारी ज्ञानेंद्रिय सेंस पर प्रभाव देखने या छूने या सूंघने आदि से डालकर अपनी उपस्थिति का बोध का ज्ञान कराता है, वह यह कुछ स्थान को घेरता है और भार भी रखता है, जैसे हवा, पानी, धातु आदि, उसे हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। पार्टिकल्स किसे कहते हैं, पार्टिकल्स पदार्थ का वह छोटे छोटे भाग या अंश जिसकी कोई माप नहीं होती है अथवा जिसका आकार साइज निग्लिजिबल होता है, परंतु फिर भी कुछ न कुछ उसका मास और वेट अवश्य होते हैं। कण को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कभी कभी इसकी स्थिति कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाई जाती है। क्लियर। क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, बट उनके कुछ ना कुछ मास और वेट अवश्य होते हैं। क्लियर। तो इस कण को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट के द्वारा दर्शाया जाता है। बॉडी किसे कहते हैं, बॉडी किसी पदार्थ का वह भाग जो कोई कण से मिलकर बना होता है, जो कई कणों से मिल के बने होते हैं वो एक बॉडी होता है तथा यह निश्चित स्थान घेरने के साथ साथ द्रव्यमान और आयतन भी निश्चित होता है। क्लियर। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, दृढ़ पिंड, उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं जिस पर अत्यधिक बल लगाने पर भी वो विपुल डिफॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि किसी चीज़ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वास्तव में क्या होता है कि उस पर कोई भी असर नहीं करता है,
कोई भी दृढ़ पिंड होना संभव नहीं है, परंतु इंजीनियरिंग प्रयोग में इसे दृढ़ पिंड मान लिया जाता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि जो हिले ना, कि किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करे, बट हमारे इंजीनियरिंग में ऐसा मान लिया जाता है। क्लियर। तो उसके आकार में बहुत कम और नगण्य परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को हम लोग बलों के प्रभाव अधिक अंतर नहीं पड़ता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? मास। मास किसे कहते हैं? किसी पिंड या वस्तु में द्रव्य या पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, को उस पिंड का द्रव्यमान या मास कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर समान रहता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? आपने फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ है। द्रव्य या पदार्थ का परिमाण की वास्तविक मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, को उस पिंड का द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर समान रहते हैं। वेट किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर भार वह बल है जिसकी पृथ्वी वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ का फोर्स अप्लाई होता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी को हम लोग वेट कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका कोई ना कोई वेट होगा तब वो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगेगा। और इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो W बराबर mg होता है। g जो होता है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है और m क्या होता है? मास होता है। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु पर स्थिति परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। और फोर्स एक सदिश राशि है। एमकेएस में इकाई यूनिट इसका केजी है, जिसे हम साधारणतः केजी ही लिखते हैं। और अंतर केजीएफ होता है जिसे हम लोग साधारणतः केजी ही लिखते हैं। एसआई यूनिट इसका न्यूटन होता है, एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीजीएस में इसको डाइन है, इसका जो यूनिट होता है वो डाइन होता है। अब गति तथा विरामावस्था को समझते हैं। जब कोई पिंड मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ साथ बदलती रहती है तो उस गति की अवस्था में कहा जाता है, अर्थात गति अवस्था में वस्तु चल रही होती है। इसके विपरीत कोई वस्तु किसी मानी हुई मानक वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती तो वस्तु को स्थिर या विरामा अवस्था में कहा जाता है। क्लियर। अब गति के भी प्रकार होते हैं। ये सब जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंट्रो है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। गति के प्रकार, गति 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सरल रेखी गति। सरल रेखी गति में क्या होता है? जब किसी कण को गतिपथ एक सरल रेखा होती है तो उस कण की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। जब किसी का गतिपथ जो होता है वो एक सरल रेखा में हो। क्लियर। सरल रेखा में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है पाथ ऑफ मोशन हो, एक सरल रेखा गति हो, तो उस कण की गति को हम लोग सरल रेखी गति कहते हैं। वक्रीय गति किसे कहते हैं? वक्रीय गति में क्या होता है? जब कोई गतिपथ कोई कर्व होता है तो कण की गति को वक्री गति कहलाती है। मतलब कि जब कर्व बनाते हैं किसी ऐसा गति जो कर्व के अकॉर्डिंग वो मोशन कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रीय गति कहते हैं। और घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कण गतिपथ वृत्ताकार होता है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं हम लोग। चाल तथा वेग हम लोग पढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय यूनिट टाइम में किसी भी दिशा में चली गई दूरी अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। मतलब कि किसी एकांक समय में किसी भी दिशा में चली गई दूरी जो हो तो उसे ऐसे भी बोल सकते हो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा समय, d/t, कर्व डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह एक अदिश राशि होता है। इसका मात्रक यूनिट जो होता है इसका मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर हावर होता है। क्लियर। वेग पढ़ते हैं। वेग क्या होता है? वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा या विशेष में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होता है। वेग तथा चाल के मात्रक समान होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है
किसी भी दिशा में, लेकिन इसमें निश्चित दिशा में चलती है। जो वेग होता है उसमें निश्चित विशेष में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को वेग कहते हैं। क्लियर। त्वरण या वेग वृद्धि किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में वृद्धि और बटा लगा समय, टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, स्मॉल b अपॉन स्मॉल t इज इक्वल टू f। त्वरण को हमेशा एक्सीलरेशन को f से डिनोट करते हैं। त्वरण f का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा डायरेक्शन की नहीं, ऐसे राशि को अदिश राशि कहलाती है। जैसे कि 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 4 किलोग्राम चीनी, मतलब कि जिसमें हमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। और सदिश राशि क्या होता है? जिन राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने की परम आवश्यक होता है, वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे कि भार, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, तनाव, संपीड़न आदि को दर्शाने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा को बताना भी परम आवश्यक होता है। दोनों में क्या अंतर है? जो हमारा अदिश राशि होता है उसमें हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बताने की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं।